Hello students, so our today's topic is mitochondria. Okay, so let's first talk about the structure of the mitochondria and then about the function of the mitochondria. So this is the diagram of the mitochondria. So it is a double membrane bound organelle. So you all know that it is a double membrane bound organelle. That means it has a two membrane envelope around it. Okay, so outer membrane is continuous. So look at here, the outer membrane is continuous and the inner membranes you can see the folding. So यहाँ पे आपको दो membrane दिखेगी. So it is a double membrane bound organelle. Now let's talk about its shape. It is a sausage shaped organelle or we can say that the cylindrical sausage. शायद आपने देखा हो तो it is a meat. Okay, जो cylindrical shape का होता है जिसको लोग eat करते हैं, खाने के लिए use होता है. Meat वो sausage shape में, cylindrical shape में होता है. Okay, now let's talk about the size. So size of the diameter of the mitochondria is 0.2 to 1 micrometer. So we can say that the average is 0.5 micrometer. Okay, so हम यहाँ पे average ले सकते हैं. So the average is 0.5 micrometer. अब बात करते हैं तो लेंथ की. तो लेंथ हम बोल सकते हैं 1.0 to 4.1 माइक्रोमीटर और 4.0 माइक्रोमीटर. बट एनसीईआरटी में 1.0 to 4.1 माइक्रोमीटर एग्जैक्ट दिया है तो आपको वही याद रखना है एग्जाम के लिए. ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कंपार्टमेंट. सो ये जो मेम्ब्रेन है इसकी वजह से टू कंपार्टमेंट के अंदर डिवाइड होता है. दिस वन इज द इनर कंपार्टमेंट एंड मेम्ब्रेन के आउटसाइड यहाँ पे जो होगा वो आउटर कंपार्टमेंट होगा. तो जो इनर कंपार्टमेंट है तो इनर कंपार्टमेंट इट इज़ नोन एज अ मैट्रिक्स. अब आपको होगा कि मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है. तो एनीथिंग इनटू विच द समथिंग इट इज़ एम्बेडेड इट इज़ नोन एज अ मैट्रिक्स. जैसे कि मैं ऐसा बोलूँ कि बहुत सारे फाइबर्स है और फाइबर्स के अंदर सेल्स प्रेजेंट है, सेल्स एम्बेडेड है, तो फाइबर्स वो सेल्स के लिए क्या हो गया, मैट्रिक्स हो गया. ओके, कोई टिश्यू है जो दो चीज़ से बना है, जैसे कि मैं बात करूँ कि एरोलर टिश्यू, तो एरोलर टिश्यू टू थिंग से बना है, फाइबर्स एंड दी सेल्स. ओके, तो ये जो फाइबर्स है वो टिश्यू के लिए क्या हो जाएगा, मैट्रिक्स हो जाएगा. जैसे कि मैं सेल की बात करूँ तो साइटोप्लाज्म वो एक मैट्रिक्स हम बोल सकते हैं. तो मैट्रिक्स मतलब क्या होता है, कोई भी फ्लूइड या ऐसा कोई भी सब्सटेंस जिसके अंदर दूसरी चीज़ें एम्बेडेड होती है तो ऑलवेज उसका अमाउंट कैसा रहता है, लार्जर रहता है. तो यहाँ पे जो इनर पार्ट है तो यहाँ पे सब जगह पे क्या प्रेजेंट होगा, मैट्रिक्स प्रेजेंट होगा. अब देखते हैं कि मैट्रिक्स के अंदर क्या क्या एम्बेडेड होता है. तो मैट्रिक्स के अंदर राइबोसोम एम्बेडेड होते हैं एज वेल एज सर्कुलर डीएनए भी प्रेजेंट होता है. राइबोसोम जो होते हैं वो 70S होते हैं. अब देखते हैं जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो इनफोल्डिंग शो करते हैं. इट शोज द नंबर्स ऑफ द इनफोल्डिंग्स. लुक एट हियर, ये जो इनर मेम्ब्रेन है, ये जो ब्लू कलर की आपको शो की है वो माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन है. तो लुक एट हियर द इनर मेम्ब्रेन इट इज शोज द इनफोल्डिंग्स. That infoldings are known as the crista. तो singular it is the crista and the plural is the cristae. तो cristae it is the infoldings of the inner membrane. ओके, तो क्रिस्टी का मतलब क्या है, जो इनफोल्डिंग्स है उसको हम लोग क्रिस्टी बोलेंगे. किसकी इनफोल्डिंग्स को बोलेंगे, इनर मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग्स को हम लोग क्रिस्टी बोलेंगे. अब बात करते हैं कि क्रिस्टी इनफोल्डिंग्स क्यों शो करती है. तो क्रिस्टी इट इंक्रीजेज द सरफेस एरिया. अब यहाँ पे जो है, जो इनर मेम्ब्रेन है उसके अंदर ईटीसी चेन लोकेटेड होती है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम यहाँ पे लोकेटेड होती है. तो उसके जो ट्रांसपोर्टर्स है सपोज वो कुछ इस तरीके से जैसे इनर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं. तो ऑब्वियस है जितना सरफेस एरिया ज़्यादा होगा इतने ये ईटीसी चेन भी ज़्यादा उसके अंदर इन्वॉल्व हो सकती है. अब ईटीसी चेन का फंक्शन क्या है, वो एनर्जी प्रोड्यूस करती है एटीपी के फॉर्म में, राइट. इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट करके एनर्जी का प्रोडक्शन करती है. तो जितना सरफेस एरिया ज़्यादा होगा उतनी एनर्जी भी ज़्यादा बनेगी. ओके, तो अब उसका हम फंक्शन देखते हैं कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है इट इज़ अ साइट फॉर द एरोबिक रेस्पिरेशन. मैंने जो आपको यहाँ पे ईटीसी बोला इट इज़ अ पार्ट ऑफ द एरोबिक रेस्पिरेशन. ओके, सो एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करें तो एरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब क्या है, दैट मीन्स ब्रेकिंग ऑफ द फूड इन द प्रेजेंस ऑफ दी ऑक्सीजन. ओके, जब ऑक्सीजन की प्रेजेंट में फूड का ब्रोकन डाउन होता है, जब फूड ब्रेक डाउन होता है इन प्रेजेंस ऑफ द ऑक्सीजन, एट दैट टाइम द एनर्जी इज रिलीज्ड, राइट.
तो उस चीज़ को हम लोग रेस्पिरेशन बोलते हैं। अगर वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं? एरोबिक रेस्पिरेशन। व्हेन द फूड इज ब्रोकन डाउन एंड द एनर्जी इज रिलीज्ड, दैट प्रोसेस इज नोन एज अ रेस्पिरेशन। If in this process the oxygen is required, then it is known as the aerobic respiration. आप लोगों ने सुना होगा कि ग्लूकोज टू पायरूवेट, राइट, पायरूवेट टू CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी। ओके, सो अगर मैं बोलूँ तो C6H12O6 will gives to the 2 molecules of pyruvate will gives to the 6CO2 plus 6H2O plus 38 ATP और 36 ATP because 2 ATP पायरूवेट के ट्रांसपोर्टेशन साइटोप्लाज्मा में से, जब पायरूवेट ग्लूकोज में से पहले पायरूवेट बनता है, वो पायरूवेट वहाँ साइटोप्लाज्म में से आता है माइटोकॉन्ड्रिया में, और फिर आगे उसका एरोबिक रेस्पिरेशन स्टार्ट होता है, मतलब आगे के फर्दर ब्रेकडाउन स्टार्ट होता है जिसमें ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन इज एसेंशियल फॉर दिस प्रोसेस। तो जब ये प्रोसेस होगी, जब उसका ब्रेकडाउन होगा, तब एनर्जी रिलीज होगी और वो एनर्जी एटीपी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगी, और वो काम कौन करेगा? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन करेगी, राइट। तो यहाँ पे देखो ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ऐसे लोकेटेड होगी और वो क्या बना, उसकी हेल्प की वजह से क्या बनेंगे? एटीपी फॉर्म होंगे। एटीपीएस नाम का एंजाइम, ये जो चेन होती है उसके एंड में एंजाइम होता है जिसका नेम है एटीपीएस एंजाइम, ओके, जो F0 एंड F1 पार्टिकल से बना हुआ होता है। तो वो मैट्रिक्स की तरफ होता है, तो फिर वहाँ मैट्रिक्स की साइड वो एटीपी बनाता है। तो जब एटीपी बनेगा तो एटीपी इज़ द करेंसी ऑफ द सेल, ऐसा भी हम बोल सकते हैं, इट इज़ द करेंसी ऑफ द सेल। यही है जो एनर्जी प्रोवाइड करता है। जितनी भी सेल्यूलर एक्टिविटीज़ होती है हमारी बॉडी में, कुछ भी वर्क करने के लिए जो एनर्जी होती है, या जब हम लोग रेस्ट पे होते हैं तब भी बहुत सारी केमिकल प्रोसेसेस हमारी बॉडी में चलती रहती है, सब में एनर्जी चाहिए, जो किसके फॉर्म में होगी? एटीपी के फॉर्म में होगी, राइट। दैट्स वाई दिस इज द रीजन वाई द माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल, बिकॉज इट फॉर्म्स द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। दैट्स वाई इट इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। अब बात करते हैं कि एक सेल में कितने माइटोकॉन्ड्रिया होंगे। तो नंबर ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया डिपेंड्स ऑन द फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ द सेल, ओके। नंबर ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया डिपेंड्स ऑन द फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ द सेल। तो चलो एक एग्जांपल दे देती हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि सेल जितना ज़्यादा एक्टिव है, जितना ज़्यादा फंक्शनल है, उतने माइटोकॉन्ड्रिया उसमें ज़्यादा होंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं मसल सेल की बात करूँ, सो मसल सेल, स्केलेटल मसल्स की बात करूँ तो स्केलेटल मसल्स में क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन फॉर द मूवमेंट, फॉर द लोकोमोशन, राइट। इसीलिए हम बार बार हैंड्स की, लेग्स की मूवमेंट करते रहते हैं, तो वो सेल्स ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। तो ऑब्वियस है वहाँ पे नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया कैसे होंगे? ज़्यादा होंगे। तो हम मसल सेल की बात करें तो उसमें नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया कैसे होंगे? ज़्यादा। बिकॉज क्यों? बिकॉज उसका फंक्शन भी कैसा है? ज़्यादा है, वो ज़्यादा फंक्शनल है, ज़्यादा एक्टिव है। अगर मैं स्पर्म सेल की बात करूँ तो जो स्पर्म सेल्स होते हैं उसको सर्विक्स से लेके जो फैलोपियन ट्यूब है वहाँ तक क्या करना होता है? ट्रांसपोर्ट करना होता है। तो वो जब वहाँ पे इतना डिस्टेंस कवर करेगा, तो ये डिस्टेंस कवर करने के लिए भी स्पर्म सेल को क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए, राइट। यू नो दैट दी स्पर्म सेल हैव अ टेल फॉर द लोकोमोशन, फॉर द मोटिलिटी। तो ये जो लोकोमोशन के लिए एनर्जी चाहिए वो उसको किस में से मिलेगी? स्पर्म सेल का जो नेक रीजन होता है वहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया, नंबर्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रियास आर प्रेजेंट। तो यहाँ पे नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया कैसे होंगे? ज़्यादा होंगे। तो इट इज़ डिपेंड्स कि किस तरीके का टिश्यू है, उसके सेल्स को किस तरीके से वो फंक्शन कर रहा है। जितनी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ज़्यादा उतने माइटोकॉन्ड्रिया भी ज़्यादा, जितनी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी कम उतने माइटोकॉन्ड्रिया भी कम, ओके। अब मैट्रिक्स जो होता है, मैट्रिक्स के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है? तो देखो सर्कुलर डीएनए है, सिंगल स्टैंडर्ड होता है, सिंगल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है, 78 राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा आरएनए मॉलिक्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं, और इसके अलावा जो कंपोनेंट्स चाहिए उसको प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, दैट मीन्स जो एंजाइम्स चाहिए वो भी प्रेजेंट होते हैं। अब आपको हुआ कि इसके अंदर कैसे आए एंजाइम? तो देखो इसके पास राइबोसोम है, डीएनए है, उसके पास उसका खुद का आरएनए भी है। तो अगर एक प्रोटीन सिंथेसिस करना है तो वो कैसे सिंथेसिस होता है? ऐसे ही सिंथेसिस होता है ना, डीएनए में से आरएनए, आरएनए में से प्रोटीन, और इसमें हेल्प कौन करेगा? राइबोसोम हेल्प करेगा,
राइट। तो राइबोसोम एंड आरएनए मिलके क्या बना देंगे, प्रोटीन बना देंगे। तो ये खुद अपना प्रोटीन बना सकता है और यही रीज़न है कि वो खुद डिवाइड हो सकता है बाय द फिजन। वो फिजन देखो यहाँ पे मैंने लिखा है कि माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड्स बाय द फिजन, फिजन के थ्रू वो डिवाइड होगा, इट डिवाइड्स बाय द फिजन। ओके, तो सिंपल फिजन से एक माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड होकर 2 माइटोकॉन्ड्रिया बना देगा। सो दैट्स व्हाई वी कैन से दैट इट इज़ अ सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनल। जो भी ऐसे ऑर्गेनल है जो खुद अपनी कॉपी बना सकती है उसको हम क्या बोलते हैं, सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनल। सारे ऑर्गेनल से नहीं कर सकती, जो ऑर्गेनल के पास समझो, जो ऑर्गेनल्स के पास अपना खुद का डीएनए होता है, आरएनए होता है, राइबोसोम्स होते हैं, वो सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनल्स होते हैं क्योंकि वो खुद अपना प्रोटीन बना सकते हैं, खुद अपनी रेप्लिका भी बना सकते हैं। ओके, सो दिस इज अबाउट दी माइटोकॉन्ड्रिया।